स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। यह हमारी महिला सुपरवाइजर 2024 की क्लास है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण। इससे पहले एक क्लास चैनल पर अपलोड कर दी गई है, अगर आपने वह नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। उस क्लास में हमने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। आज की क्लास में हम कंप्यूटर का वर्गीकरण समझेंगे और साथ ही हम कंप्यूटर की जनरेशन को डिटेल में समझेंगे, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर हम कंप्यूटर के वर्गीकरण की बात करें तो उसमें सबसे पहले हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, तो हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर उसको 5 पीढ़ियों में या 5 जनरेशन में बांटा गया है, जिसमें पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी में किस प्रकार इसका विकास हुआ है यह हम डिटेल में समझेंगे। तो आप इसको एक चित्र के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं कि किस प्रकार जनरेशन का विकास होता गया है। इसके बाद कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर आता है। और इसके बाद आकार और कार्य के आधार पर अगर बात करें कंप्यूटर की, तो मेन फ्रॉम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम हार्डवेयर के आधार पर जनरेशन को पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर हमारे जीवन के हर पहलू में किसी ना किसी तरह से शामिल है। और आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर हमारे समाज के रहन सहन व काम करने के तरीके में बदलाव आया है कंप्यूटर के कारण। और अगर इसकी जनरेशन की बात करें तो जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद कंप्यूटर का विकास इसमें बहुत तेजी से हुआ था और उसके आकार प्रकार में भी बहुत प्रकार के परिवर्तन आए थे। और जो आधुनिक कंप्यूटर के विकास का इतिहास है वह तकनीकी विकास के अनुसार कई भागों में बांटा है, जिन्हें हम कंप्यूटर की पीढ़ियां या जनरेशन कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वह वैक्यूम ट्यूब का किया गया था। वैक्यूम ट्यूब को हिंदी में निर्वात ट्यूब कहा जाता है। और इसमें मशीनी भाषा तथा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया गया था। साथ ही भंडारण के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ किया गया। और इसमें एनिएक, यूनिबैंक तथा आईबीएम मार्क 1 इसके क्या हैं, उदाहरण हैं। 1952 में डॉक्टर ग्रेस हापर द्वारा असेंबली भाषा के आविष्कार से प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि 1952 में डॉक्टर ग्रेस हापर द्वारा असेंबली भाषा के आविष्कार में प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हो गया। आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो निर्वात ट्यूब या फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो कुछ इस तरह दिखाई देता था, जिसकी स्पीड की बात करें तो 333 माइक्रोसेकेंड थी। और अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक कार्यों में ही किया जाता था और इसके बाद सामान्यतः इसमें व्यापारिक सिस्टम में भी किया जाने लगा। इसके बाद आता है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। आप देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह दिखाई देता है और जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था वो कुछ इस तरह दिखाई देता था। तो इसकी गति तीव्र और त्रुटियां कम थी। इसमें पंच कार्ड की जगह चुंबकीय भंडारण उपकरणों का प्रयोग किया गया, जिसमें भंडारण क्षमता और गति में वृद्धि हुई। व्यवसाय तथा उद्योग तथा इंजीनियरिंग डिजाइन में कंप्यूटर का प्रयोग आरंभ हुआ। मल्टीबैग, रिमेनिंग, टाइम शेयरिंग का आरंभ किया गया। असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा का विकास आईबीएम द्वारा किया गया। एक बात याद रखिए जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लेबोरेटरी में जॉन बार्डीन, विलियम शाक्ले तथा वॉल्टर ब्रेटन ने किया। और ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और
जर्मेनियम का बना हुआ होता है और यह एक कैसा तीव्र स्विचिंग डिवाइस है। साथ ही अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो जहां पर वैक्यूम ट्यूब 333 माइक्रोसेकंड था, वहीं इसकी गति बढ़कर 10 माइक्रोसेकंड हो गई थी। इसके बाद जानते हैं हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है उसमें ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जिसे कि आईसी का प्रयोग शुरू हुआ, जिसमें सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध और संधारित्र एक छोटे चिप में बने होते हैं। याद रखिए कि पूछा जाए कि आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार कब हुआ था, तो वह 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई ने किया था। तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है कि 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नेवी ने इसका आविष्कार किया था और यह चिप सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं। साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक भंडारण उपकरणों के उपयोग से भंडारण क्षमता व गति में वृद्धि हुई। शुरू में एसएसआई और बाद में एमएसआई का प्रयोग किया गया। एसएसआई का फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और एमएसआई का फुल फॉर्म है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इस पीढ़ी के कंप्यूटर हल्के, कम खर्चीले तथा तीव्र थे और अधिक विश्वसनीय थे। इसकी विशेषता की बात करें तो उसमें चुंबकीय कोर और सॉल्डिंग स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में उपयोग और रैम के कारण गति में वृद्धि हुई और इसमें उच्च स्तरीय भाषा फोटॉन तथा कोबाल का विकास हुआ। साथ ही टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री प्रारंभ हुई। इसमें उपयोगकर्ता आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सकता था। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम आदि का उपयोग प्रारंभ हुआ। तो याद रखिए कि इस जनरेशन के कंप्यूटर में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम का उपयोग प्रारंभ हुआ। आप देख सकते हैं कि जो आईसी है इंटीग्रेटेड चिप, वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जो कि थर्ड जनरेशन में इसका विकास हुआ। इसके बाद है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में बड़े पैमाने पर जो इंटीग्रेटेड सर्किट थी आईसी और माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ। माइक्रो प्रोसेसर का विकास एमई हॉप ने 1971 में किया। याद रखिए इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो प्रोसेसर का विकास एमई हॉप ने 1971 में किया। इसमें व्यक्तिगत कंप्यूटर का विकास हुआ, मतलब इस जनरेशन में पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। साथ ही उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे कि लैन व मैन का विकास हुआ। उच्च स्तरीय भाषा का मानवीकरण किया गया ताकि किसी प्रोग्राम को सभी कंप्यूटर में चलाया जा सके। साथ ही इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट विंडो तथा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। 1981 में आईबीएम ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया जिसे पीसी कहा गया। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग किए जाने लगे। इसके बाद है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो इस जनरेशन में सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना राजमार्ग की अवधारणा का विकास हुआ। सबसे बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया जिसे कि यूएलएसआई कहा जाता है। और नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल तथा www का विकास हुआ। नए कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हुआ। यूएलएसआई के विकास में करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चिप पर लगाया जा सका। ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस का विकास हुआ। नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम का विकास हुआ। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग,
स्विच कैरेक्टर, इमेज रिकॉग्निशन का उपयोग किया जाने लगा। इस जनरेशन में, प्रेजेंट में और आगे भी इसमें विकास निरंतर चलता जा रहा है। इसके बाद हम जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर विशेषताएं और उदाहरण देखेंगे, जिससे आपको और आसानी होगी समझने में। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें जो हार्डवेयर थे उसमें निर्वात ट्यूब, जिसको वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है, पंच कार्ड, विद्युत और यांत्रिकी मशीन थे। और इसमें जो सॉफ्टवेयर थे वह मशीनी भाषा, असेंबली भाषा और स्टोर प्रोग्राम थे। और अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो यह बड़ा आकार व खर्चीला था, जिसमें केवल वैज्ञानिक अनुप्रयोग ही होते थे। और इसके उदाहरण की बात करें और इसके उदाहरण हैं एनिएक और यूनिवैक फर्स्ट। इसके बाद अगर हम सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन में हार्डवेयर, ट्रांजिस्टर और चुंबकीय मेमोरी थी। और अगर हम इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में उच्च स्तरीय भाषा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। और अगर इसके विशेषताओं को देखें तो अपेक्षाकृत छोटा, तीव्र और खर्चीला था। तो इसमें वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए ही किया जाता था इसका उपयोग। और इसके उदाहरण में IBM और यूनिवैक ही थे। इसके बाद थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में हार्डवेयर में इंटीग्रेटेड चिप, SSI और MSI, चुंबकीय भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। और इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो उच्च स्तरीय भाषा का मानवीयकरण हुआ, शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री शुरू हुई। और अगर इसकी विशेषताएं देखें तो यह तीव्र, छोटे, सस्ते और विश्वसनीय थे, उपयोग में आसान थे। इसके उदाहरण देखें तो IBM 360 और PDP-8 थे। इस प्रकार फोर्थ जनरेशन का देखेंगे तो फोर्थ जनरेशन में जो हार्डवेयर थे वह VLSI, माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर मेमोरी, PC उच्च क्षमता वाले नेटवर्क थे। और इसके जो सॉफ्टवेयर थे वह PC के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल इंटरफेस, यूनिक्स, C प्रोग्राम, उत्पादन एक साथ कई करने की क्षमता थी। तो जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें एक साथ कई कार्य करने की क्षमता थी। और इसकी विशेषताएं हैं कि यह सस्ते, उच्च क्षमता युक्त, उपयोग में आसान, भाषा इसकी व्यावसायिक और व्यक्तिगत उपयोग के थे। और इसके उदाहरण IBM PC और एप्पल सेकेंड था। इसके बाद फिफ्थ जनरेशन में जो जो हार्डवेयर थे वह ULSI, ऑप्टिकल डिस्क, कम जगह में अधिक भंडारण और नोटबुक कंप्यूटर, इंटरनेट और मल्टीमीडिया। इसके बाद जो इसके हार्डवेयर थे उसमें इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर और WWW थे। इसके बाद इसकी विशेषताएं हैं कि अति छोटे, अति तीव्र, उपयोग में आसान, प्लग और प्ले इसके उपयोग हैं। और इसके उदाहरण की बात करें तो इसमें IBM नोटबुक है, पेटीएम PC है और सुपर कंप्यूटर है। तो ये सभी जनरेशन के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसकी विशेषताएं और उसके उदाहरण हैं, जिनको हमने एक एक करके देखा है। तो इस जनरेशन के बाद हम देखेंगे कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो तकनीकी के आधार पर कंप्यूटर को 3 प्रकार में बांटा है, जिसमें एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर आता है। अगर हम बात करें एनालॉग कंप्यूटर की तो इसमें विद्युत का, एनालॉग का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति अत्यधिक धीमी होती है। इसमें एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। एनालॉग रूप से मतलब भौतिक राशियां जो लगातार बदलती रहती हैं। और एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण में साधारण घड़ी, वाहन का गतिमीटर और वोल्ट मीटर आदि सभी एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर है
यह इलेक्ट्रॉनिक संकेत पर चलते हैं और गणनाओं के लिए इसमें बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसकी गति तीव्र होती है। प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो प्रचलित अधिकांश कंप्यूटर इसी के प्रकार हैं। इसके बाद है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर यह डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इसमें गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग हॉस्पिटल, सुरक्षा से क्षेत्र और विज्ञान में किया जाता है। तो ये 3 प्रकार के कंप्यूटर जो कि कार्य पद्धति के आधार पर हैं। इसके बाद हम देखेंगे आकार और कार्य के आधार। तो आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर को मेनफ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं मेनफ्रेम कंप्यूटर। तो यह आकार में काफी बड़े होते हैं तथा इसमें माइक्रो प्रोसेसर की संख्या भी अधिक होती है। इसके कार्य करने और संग्रहण की क्षमता अत्यधिक अधिक होती है तथा गति अत्यधिक तीव्र होती है और यह सामान्यतः 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। जो मेनफ्रेम कंप्यूटर है उस पर एक साथ कई लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं। इसमें क्या है, ऑनलाइन रहकर बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेसिंग किया जा सकता है। और अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग बड़ी कंपनियों, बैंक, रक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष आदि के क्षेत्र में किया जाता है मेनफ्रेम कंप्यूटर का। इसके बाद है मिनी कंप्यूटर। तो यह आकार में मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटे जबकि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। इसका आविष्कार 1965 में डीईसी नामक कंपनी ने किया था। इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। इसकी संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती है। मिनी कंप्यूटर में भी एक साथ कई व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं और संसाधनों का साझा कर सकते हैं। और अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस या कंपनियां और अनुसंधान आदि के क्षेत्र में किया जाता है। इसके बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका विकास 1970 में प्रारंभ हुआ था जब सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। इसका विकास सर्वप्रथम आईबीएम कंपनी ने किया था और इसमें 8, 16, 32 और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, वर्कस्टेशन, पॉमटॉप माइक्रो कंप्यूटर के ही रूप हैं। इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग घर में, ऑफिस में, विद्यालय, व्यापार, उत्पादन, रक्षा, मनोरंजन और चिकित्सा आदि के क्षेत्र में किया जाता है। मल्टीमीडिया और इंटरनेट ने विकास से माइक्रो कंप्यूटर की उपयोगिता को हर क्षेत्र तक पहुंचाया है। इसमें VLSI और ULSI के विकास से इसकी क्षमता में कई गुना बढ़ोतरी आई है। इसके बाद है सुपर कंप्यूटर। तो यह अब तक का सबसे अधिक शक्तिशाली और महंगा कंप्यूटर है। इसमें कई प्रोसेसर समानांतर क्रम में लगे रहते हैं। इस तरह इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और समानांतर प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। इसकी क्षमता और मेमोरी अत्यंत उच्च होती है। जो भारत में पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ वह परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर परम 8000 का 1998 में हुआ, जो कि सीडेप पुणे द्वारा किया गया। और जो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था वह क्रे K1S था, जिसका निर्माण अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने 1979 में किया। और अगर हम सुपर कंप्यूटर के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग पेट्रोलियम उद्योग में, अंतरिक्ष अनुसंधान में, मौसम में, विज्ञान में और इसका डिफेंस और रिसर्च में सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। तो यह थे हमारे आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, जिसमें हमने मेन फ्रेम, माइक्रो, मिनी और सुपर कंप्यूटर पढ़ा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।